तो दोस्त व्यवसायिक शिक्षक और ट्रांसफार्मर आज की बात थी कि आज ट्रांसफार्मर हम लोग कर लेंगे। और ये एक तरह से कक्षा 11 किताब का ये एक तरह से लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद एक वही प्रतीक चिन्ह वाली एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। और ट्रांसफार्मर में एडी करंट की क्षति होती है कोर में। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए स्टेप अप। और छोटे सवाल देखिए तो ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफार्मर कितने वाइंडिंग होती हैं? ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। अन्योन प्रेरण क्या होता है? ट्रांसफार्मर के लाभ बताइए। बैटरी लिमिटर ट्रांसफार्मर कैसे होता है? और स्किन इफेक्ट किसे कहते हैं? एडी करेंट कॉपर लॉस क्या होता है? ट्रांसफार्मर एसी पर इसलिए कार्य करता है डीसी पे इसलिए नहीं, क्योंकि एसी में आवृत्ति पाई जाती है, डीसी में नहीं पाई जाती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कैसे, मतलब इस तरह के टीएसटी ट्रांसफार्मर कैसा होता है? ट्रांसफार्मर की बनावट तथा कार्य विधि समझाइए। तो इस तरह के 8 नंबर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये 2-2 नंबर के। तो आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर को, सीधे एक रिवीजन और कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर, इंडक्टेंस पर आधारित होता है। जैसे कि प्राइमरी में अगर हम करंट देते हैं तो स्व प्रेरण के कारण उस प्राइमरी में अपना वोल्टेज उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल, जिसके कारण दूसरी कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ये 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाने वाला, स्टेप डाउन वोल्टेज घटाने वाला। और प्राइमरी, इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसकी संरचना अगर आप देखें तो इस तरह से संरचना है। ये कोर है, इस कोर को जो है इंसुलेटेड किया हुआ है। तो प्राइमरी में बोल्ट कुंडली लपेटी है, और सेकेंडरी में तो इसको यन से हम दिखाते हैं, तो यन पी और यन एस, वी पी अपॉन वी एस, और करंट भी आई पी अपॉन आई एस। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसमें जब हम देते हैं करंट तो ये स्टेप डाउन स्टेप अप करता है। तो ये निर्भर करता है इस कुंडलियों की संख्या पर। स्टेप अप अगर होगा तो स्टेप अप में सेकेंडरी की कुंडली ज़्यादा होगी, स्टेप डाउन अगर होगा तो सेकेंडरी कुंडली कम होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफार्मर के लाभ तो आप जानते ही हैं कि इसका कोई हिस्सा गति नहीं करता, ये शोर भी नहीं पैदा करता, छूने पर शॉक लगने की भी संभावना कम है, टूट फूट कम होती है इसके अंदर। और वर्गीकरण अगर करेंगे तो कोर के आधार पे अगर करें तो 3 तरह से कर सकते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप। और आउटपुट के आधार पे करें तो वो स्टेप अप स्टेप डाउन। और कार के आधार पे करें तो मेंस आपका ट्रांसफार्मर होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, बैटरी एलिमेंटेड ट्रांसफार्मर होता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, एक ईएसटी ट्रांसफार्मर होता है जो टीवी में हम लोग 15,625 का फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। फेज के आधार पर देखें तो सिंगल और 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर की कार्य के हिसाब से अगर आप देखें तो मेंस तथा ट्रांसफार्मर होता है। इसमें देखिए प्राइमरी में एक कुंडली है, सेकेंडरी में कई हैं। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसा इसमें हम लेते हैं। तो जैसे कि आपका एचटी मतलब हाई टेंशन 300 वोल्ट तक लेता है, प्राइमरी में 230 दिया जाता है। और एलटी से हम जो इसका दूसरा है, एलटी मतलब लो टेंशन, सेकेंडरी से आप 5 वोल्ट तक ले सकते हैं, 6.5 वोल्ट तक। तो इस प्रकार का। आगे ऑटो ट्रांसफार्मर देखें तो इसमें जो है एक ही वाइंडिंग होती है। अक्सर पूछता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। और ये ईएसटी पर टीवी में प्रयोग किया जाता है। ईएसटी ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, 15,625 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। बैटरी एलिमिनेटर में भी हम जो है ट्रांसफार्मर देखिए इस तरह से लेते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। स्टेप डाउन, देखिए स्टेप डाउन का मतलब इसमें कम रेशियो है, इसमें ज़्यादा है। तो इसमें बैटरी एलिमिनेटर में भी आप लेते हैं तो जैसे 606 का, 909 का, मतलब जैसा ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को आपके मोबाइल में 6 वोल्ट चाहिए तो वो मिलेगा, 9 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, ऐसे इस तरह के बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर होते हैं। और ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है जो मैचिंग ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं। ये इम्पीडेंस के को मैच कराता है ट्रांसफार्मर में।
और आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है ये आपका लाउड स्पीकर में मैचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से होता है, प्राइमरी में ज़्यादा संख्या रहती है, सेकेंडरी में कम रहती है आउटपुट ट्रांसफार्मर ये। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट में देखें और तो टर्न रेशियो, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के लपेटों के अनुपात को टर्न रेशियो कहते हैं, मतलब NS/NP। ये देखिए NS/NP को के कहेंगे, इसको हम टर्न रेशियो ES/EP। और तीसरा फार्मूले में देखिए IP/IS हो जाता है। तो इसी में से आपको सवाल भी पूछ सकता है कि फेरों की संख्या ये है और एक करंट इतनी है, तो ये करंट बताओ। तो इस तरह से आप त्रिय गुणा करके उस करंट का मान भी निकाल सकते हैं। दक्षता अगर आप देखें ट्रांसफार्मर की तो जो है आउटपुट, जो P आउटपुट कितना निकला और P इनपुट कितना दिया गया, तो P आउटपुट अपॉन इनपुट करके गुणे 100 कर देते हैं तो प्रतिशत में दक्षता आती है। 100% दक्षता वाला ट्रांसफार्मर होता नहीं है, और अगर है तो उसको आइडियल आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इम्पीडेंस रेशियो क्या है? इम्पीडेंस रेशियो मतलब आपको बताया था कि संपूर्ण प्रतिबाधा जो होती है उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, और इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड सेकेंडरी का जेड प्राइमरी का करड़ी में कर दीजिए बराबर के, तो इसी को हम टर्न रेशियो, इम्पीडेंस रेशियो कहते हैं। लोड पर ट्रांसफार्मर कब होता है? जब उसकी सेकेंडरी पे कोई लोड दिया जाए, बल्ब दिया जाए या कुछ भी दें तो उसे लोड पर कहेंगे। और नो लोड पर तब कहेंगे जब सेकेंडरी वाइंडिंग खुली रहती है, उस पर कोई लोड नहीं जोड़ा जाता है, करंट का प्रवाह शून्य होता है। तो इस तरह से नो लोड कहा जाएगा। ट्रांसफार्मर में क्षतियाँ क्या होती हैं? तो एडी करंट की क्षति होती है, और ये कोर में पैदा हुए विद्युत वाहक बल के कारण कोर में ही चक्कर लगाती रहती है, जिससे हम एडी करंट कहते हैं, और इससे हमारा एडी करंट लॉस होता है, कोर में ही रहते हैं। उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस भी एक होता है। उसके बाद कॉपर लॉस होता है I²R, क्योंकि तांबे का तार हम यूज़ करते हैं तो उसका भी कुछ लॉस होगा, तो I²R करके ये भी लॉस होता है। और कभी कभी लीकेज भी हो जाता है, जिसके कारण की लीकेज क्षति कहते हैं, और इससे भी लॉस होता है। स्किन इफेक्ट क्या है? स्किन इफेक्ट में हम कह सकते हैं कि जब हम उच्च फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टर ट्रांसफार्मर चालकों के बीच में स्किन इफेक्ट नामक दोष पाया जाता है, और उच्च फ्रिक्वेंसी पर करंट का प्रवाह चालक की सतह पर तो होता ही है, लेकिन भीतरी भाग पर नहीं होता। इस प्रकार चालक का भीतरी भाग आवश्यक रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो यही स्किन इफेक्ट कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी का प्रवाह चालक की सतह पे होता है, इसके भीतरी भाग पर नहीं, लेकिन इसी प्रकार चालक के भीतरी भाग के अनावश्यक, जो भीतरी भाग का अनावश्यक रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद शील्डिंग क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक से अधिक RF ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, आपस में उनको जो है हम एक तरह से धात्विक खोल चढ़ाकर अर्थ कर देते हैं, जिसे हम शील्ड कहते हैं। इंडक्टर, अब सीधे इस पे न्यूमेरिकल में देख लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर देखिए 110 वोल्ट का है, इतने वोल्ट स्टेप डाउन करने पर रेशियो क्या होगा? तो EP और ES आपको दिया हुआ है, टर्न रेशियो आपका ES/EP से इतना मिल जाएगा, ये टर्न रेशियो आपको मिल जाएगा। ES/EP, IP/IS आपको दिया हुआ है, ये IP देखिए त्रिज्या गुणा करके इस तरह से ये सवाल आप आराम से देख सकते हैं, निकल जाएगा, मतलब इसके अंदर हर चीज़ दी हुई है। और देखें हम इस सवालों में तो अच्छे सवाल बनते हैं। देखिए आया है, एक आदर्श अपचाई ट्रांसफार्मर है, धाराओं का मान क्रमशः 1 एम्पियर 15 एम्पियर, प्राथमिक कुंडली में इतना वोल्टेज है तो दूसरे में कितना वोल्ट होगा? तो वही V1/V2 I2/I1 मैंने पहले ही कहा था, इसको उल्टा कर रहेगा ये रेशियो, और V2 ये तिर्यक गुणा करके 1 वोल्ट निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में हमारा यही है। आप देख ही रहे हैं ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर में दक्षता अगर 100% है तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है? वोल्टेज का और फेरों की संख्या का, और जो है NS वोल्टेज का, और इस तरह से आप ड्राइवर ट्रांसफार्मर क्या होता है मैचिंग के लिए,
एडी करंट लॉस आपका कोर में होता है, क्योंकि करंट कोर में घूमती रहती हैं। कॉपर का लॉस I²R, चूँकि कॉपर का तार लपेटा हुआ होता है इसलिए इसमें कॉपर लॉस होता है I²R करके। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दिश धारा में प्रयुक्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर DC में AC आवृत्ति नहीं पाई जाती है। और फिर उसके बाद देखें आप तो EST ट्रांसफार्मर कैसा होता है, ये मैंने आपको दिखाया बताया। 15,625 फ्रीक्वेंसी पर ये कार्य करता है और टीवी में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की बनावट आपने देखा ही, कार्यविधि उसकी समझा दी, वही लिखिए, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। और ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के आधार पर। स्वप्रेरण वही, एक कुंडली को आप बना के उसके ऊपर तार लपेट देते हैं तो उससे उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उससे हम स्वप्रेरण कहते हैं। और इसी विद्युत वाहक बल के कारण दूसरी कुंडली में भी जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वोल्टेज जिस करंट बहने लगती है और वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो नो लोड तथा नो लोड ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? तो एक कुंडली खोल दीजिए, नो लोड पर हो जाएगा, और एक पे रेजिस्टेंस लगा दीजिए, लोड पे हो जाएगा। चित्र बना दीजिए। तो आसान सा सवाल है। और अगला चैप्टर ये लास्ट है इसका, कि यही इलेक्ट्रॉनिक में जो आप प्रयोग करते हैं संक्षिप्त नाम प्रतीक चिन्ह, तो उनको आपको बनाना है। तो हम दिखा देंगे कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके, जैसे ये AC है, देखिए AC इस तरह से दिखा रहा है, DC प्लस माइनस करके, बैटरी इस तरह से दिखा रहा है। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें। मैं इसके पेज भी क्वेश्चन पेपर के आपको चूँकि दे चुका हूँ सारे पेज, आप उससे भी देख सकते हैं, वीडियो से भी देख सकते हैं, पुराने रेफरेंस वीडियो से भी देख सकते हैं। और कोई अगर दूसरा वीडियो हो तो आप कंटेंट आपके पास है ही है, इस कंटेंट से आप जो है चाहें तो दूसरा भी देख सकते हैं। और ये कक्षा 11 का रंगीन टेलीविज़न का पर 12 का हम करेंगे पेपर 3 की एक्सरसाइज को। और लॉकडाउन को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क को लगाए रखें। और मैनी थैंक्स छात्रों।